हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर से अगर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको केमिकल रिएक्शन के टाइप मालूम होने चाहिए। बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार आए हैं, ठीक है। तो आपको केमिकल रिएक्शंस के टाइप मालूम होने चाहिए। जो भी टाइप्स हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उन रिएक्शंस के टाइप के साथ साथ आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बोर्ड में वो किस तरीके से आपसे वो ये नहीं बोलेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो आपको क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस दे देंगे। अब बोलेंगे आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, है ना। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यानी वो आपको एक एग्जाम्पल दे देंगे, एक रिएक्शन बना के दे देंगे और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन किस टाइप की है। आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिकम्पोजिशन है ना। 4 टाइप की होती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो उससे पहले केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा ये देख लेते हैं, 2-3 मिनट देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन देखो, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को, वो हमने पिछले वीडियो में देख लिया, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बना के लिखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ। लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है रिएक्टेंट विल गिव यू द प्रोडक्ट। सर ये एरो का मतलब क्या होता है, इक्वल टू क्यों नहीं लगाया। देखो इक्वल टू नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना, इक्वल टू नहीं लगेगा। ये कोई मैथमेटिकल टूल नहीं है यहाँ पे, है ना। ये मैथमेटिकल टूल नहीं अपना रहे हम यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन बता रहे हैं। तो ये एरो क्या इंडिकेट करता है, दिस एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी किस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई है। यानी आपका ये रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्टेंट्स रखे थे आपके, है ना, जो कि रिएक्ट होने थे। तो रिएक्शन कहाँ चल रही है, रिएक्शन इस डायरेक्शन में चल रही है, तभी आपका ये प्रोडक्ट बना है। मतलब ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि किस रिएक्टेंट का क्या प्रोडक्ट बना है, ठीक है। सो द एरो विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा एरो के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है कुछ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। सर ये क्या होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है। देखो, अब हमारे नेचर में रिएक्शंस बहुत ही अलग अलग तरीके से होती हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं, है ना। जैसे सपोज अगर मैं रस्टिंग की बात करूं, तो रस्टिंग वाली रिएक्शन होने में 1-2 साल लगता है ना। अगर आपका मेटल अच्छा हुआ तो और पता नहीं कितने साल, 3-4-5 साल लगेंगे। मेटल थोड़ा खराब हुआ आपका तो जल्दी रस्टिंग हो जाएगी। तो रस्टिंग जैसी रिएक्शंस में कितना टाइम लगता है, 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल। ऐसी काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जिनको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या आप वेट करोगे 6 महीने तक कि अरे रिएक्शन हो रही है, वेट करना है, रिएक्शन हो रही है। नहीं करेंगे ना हम वेट। हम उस रिएक्शन के कंप्लीट होने का वेट करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है क्या। अगर हम साइंटिस्ट हैं, सपोज अगर मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, तो मैं क्या एक रिएक्शन को 6 महीने के लिए वेट करूँगा क्या। मैं उस बीच में काफ़ी कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। अब क्या करना है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा टाइम बचे और हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन जल्दी हो, इसका प्रोडक्ट हमें मिले, इसका रिजल्ट हमें मिले। तो हम क्या करेंगे, हम उस रिएक्शन में कुछ ऐसे सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है। यानी जो रिएक्शन आपकी 1 घंटे में होनी थी, 2 घंटे में होनी थी, वो रिएक्शन 1 घंटे 2 घंटे में ना होते हुए 15 से 20 मिनट में हो जाती है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, है ना। जो रिएक्शन को कंप्लीट होने में मदद करता है, उसकी रेट को बढ़ाता है। द सब्सटेंस विच increase the rate of reaction या rate of completion of reaction। क्लियर है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो
किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में मदद करते हैं जल्दी, उनको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। उनको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। उनको लिखते कहाँ हैं हम, एरो के ऊपर। कहाँ लिखते हैं, एरो के ऊपर। अब देखो, अब क्या नेचर में जो रिएक्शन है वो सिर्फ स्लो ही होती हैं? काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं जो विद इन अ माइक्रो सेकंड हो जाती हैं, पलक झपकती हो जाती हैं, जिनको आप इतनी जल्दी रीड नहीं कर सकते। उसके बीच का जो भी आपको अगर आप साइंटिस्ट हो तो आप क्या चाहोगे, उस पूरी रिएक्शन के बीच में जो भी चेंजेस हुए उसको नोट करना, लेकिन वो रिएक्शन इतनी तेज हुई कि आप उसको नोट नहीं कर सकते, है ना। तो उसको स्लो करना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि इतना ये पॉसिबल नहीं है कि एक ह्यूमन लेवल पे जाके ये पॉसिबल नहीं है कि हम उस रिएक्शन के इतना फास्ट होने पर हम उस पर कोई एक्स्ट्रा स्टडी कर सके। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि वो रिएक्शन क्या थोड़ी स्लो हो। तो स्लो होने के लिए भी जाहिर सी बात है हमारे पास कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। तो कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट को अब हर एक कोई अलग अलग तरीके से बताता है ना। कैटलिस्ट को लोग बोलते हैं कि कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को तेज करने के लिए होती है, तो सही बोलते हैं वो एकदम। कुछ लोग बोलते हैं कि कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को तेज करने के लिए नहीं, रिएक्शन को आपके अकॉर्डिंग, आप क्या चाहते हो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि मेरी रिएक्शन स्लो हो तो आप कोई ऐसा सब्सटेंस मिलाओगे जिससे रिएक्शन स्लो होगी, तो वो भी सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वो सब्सटेंस भी क्या कहलाएगा, कैटलिस्ट कहलाएगा। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं। तो आपको सिर्फ इतने से इतना समझना है कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को कंप्लीट होने में मदद करते हैं आपके अकॉर्डिंग। अगर आप तेज करवाना चाहते हो तो वो तेज करेंगे, अगर आप स्लो करवाना चाहते हो तो वो स्लो करेंगे। हालांकि स्लो वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको कुछ पॉइजन्स करके कुछ हम बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो कैटलिस्ट आपको क्लियर हुआ, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करता है। कैसे, रिएक्शन को फास्ट करता है ना। आप अभी इतना समझो, इतना काफी है, रिएक्शन को फास्ट करता है। अब एरो के नीचे, है ना, एरो के नीचे भी सब्सटेंस लिखा हो, एक सब्सटेंस होता है, याद रखना, एरो के नीचे भी क्या होता है, सब्सटेंस होता है। अब इसका काम क्या होता है, देखो एरो के नीचे जो सब्सटेंस होता है ना, वो कैटलिस्ट को प्रोवोक करता है काम करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो आप कैटलिस्ट यूज कर रहे हो वो उस रिएक्शन में इतना ज्यादा एक्टिवली वर्क नहीं करता, तो उस कैटलिस्ट को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली और एक्टिव वर्क कराने के लिए हम अलग से सब्सटेंस यूज करते हैं ताकि वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन में काम करे। तो वो उनको हम कहाँ लिखते हैं, उसके नीचे। कहाँ लिखते हैं, नीचे। क्लियर हुआ, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम पूरी एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। चलो और देख लेते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कुछ किसी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो हम उनकी स्टेट को भी लिखते हैं, है ना। उनकी क्या स्टेट है, गैस कैसे निकल रही है, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ये सारी हम चीज़ें लिखते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, उस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं ताकि लोग केमिकल रिएक्शन देखते ही और इक्वेशन देखते ही उसको अच्छे से स्टडी कर सके, उनको मालूम पड़ जाए कि क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या सब्सटेंस यूज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन सी रिएक्शन है, कौन सी नहीं है ना। तो हमारे पास वो तरीका है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लियर हुआ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड, जिसको हम स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। सीधी सी बात है, मैंने अभी क्या बताया था, इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन में आपके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। तो वो बैलेंस कहलाएगी। जब नहीं होंगे तो क्या कहलाएगी, अनबैलेंस कहलाएगी या स्केलेटल कहलाएगी। स्केलेटल मतलब टूटी फूटी इक्वेशन, उसका कोई यूज ही नहीं है ना। तो दो टाइप की इक्वेशन होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो अनबैलेंस तो हालांकि खैर कोई इक्वेशन होती ही नहीं है, जो टूटी फूटी इक्वेशन जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो अनबैलेंस्ड। जिसका जो होती है एक्चुअल में इक्वेशन, दैट इज बैलेंस्ड। तो आपको आपके सिलेबस में बैलेंसिंग करना भी बोला गया है। कोई आपको स्केलेटल इक्वेशन दे देगा वो और बोलेगा कि इसको बैलेंस करो, है ना। तो बैलेंसिंग भी हम सीखेंगे ना, उस पर एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ बनाऊंगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा अपने आप में एक लेंथी टॉपिक है कि किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स हम यूज़ करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। चलो, तो क्लियर हुआ ये, आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़े, ठीक है। टाइप्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन। तो उसमें पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे चीजें क्या हो रही हो, कंबाइन हो रही हो, यानी रिएक्टेंट साइड पे आपकी दो या दो से ज्यादा चीजें क्या होंगी, कंबाइन होंगी और एक प्रोडक्ट बनाएंगी, है ना। जिसका हम बेसिक फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी, ए प्लस बी गिव्स सी, है ना। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, सी प्लस ओ टू गिव्स सी ओ टू, सबसे बेसिक एग्जाम्पल है। एक और ले लो, सी ए ओ प्लस एच टू ओ गिव्स सी ए ओ एच का होल ट्वाइस। क्लियर है, तो ये अपने एग्जाम्पल है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जहाँ पे आपके जो रिएक्टेंट है वहाँ पे उनका कॉम्बिनेशन हो, कंबाइन हो वो, और एक अलग प्रोडक्ट बना के दे, उसको हम क्या बोलते हैं, नाम जी समझ में आ रहा है यार, है ना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, सॉरी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, देखो ये भी नाम से समझ में आ रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। यानी अगर आपका कोई एक सब्सटेंस टूट के अलग अलग सब्सटेंस बनाए, वो बन जाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पे सी ब्रेक हुआ, क्या बनाया, ए प्लस बी। सी ब्रेक हुआ, क्या बनाया, ए प्लस बी। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। सो हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा एक ही कंपाउंड था, उस एक कंपाउंड से एक दो तीन कंपाउंड ब्रेक हो गए, तो इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूटती है, ब्रेक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक या दो या दो से ज्यादा चीजें कंबाइन होती हैं और एक चीज बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और देख लेते हैं, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक रेस है, ठीक है, एक रेस है, उस रेस में 10 घोड़े हैं और उस 10 घोड़ों के साथ आपको अलग से, है ना, 11 लोग हैं जिसमें से 10 घोड़े हैं और एक आप हो। उस रेस को कंप्लीट करना है आपको, उस रेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। रेस स्टार्ट होती है, कौन जीतेगा, घोड़े जीतेंगे कि आप जीतोगे। कॉमन सेंस है, घोड़े जीतेंगे। क्यों जीतेंगे घोड़े, क्योंकि घोड़ों पे ताकत क्या है, ज़्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी दौड़ेंगे और रेस को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो वही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा ताकतवर हो, ताकतवर मीन्स रिएक्टिव हो, केमिस्ट्री की भाषा में इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टिव हो। जब एक एलिमेंट दूसरे से ज़्यादा रिएक्टिव हो तो वो क्या करेगा, इस वाले को हटाएगा, इसको लात मारेगा और खुद जाके रिएक्शन को क्या करेगा, कंप्लीट। जैसे घोड़ों के बीच में अगर तुम दौड़ोगे तो घोड़े क्या करेंगे, तुम्हें लात मार के साइड कर देंगे और खुद रेस को क्या करेंगे, कंप्लीट। सेम एक एलिमेंट अपने से कम कम रिएक्टिव वाले को क्या मारेगा, लात मारेगा और खुद रिएक्शन को जाके क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए प्लस बी सी गिव्स बी प्लस ए सी, ठीक है। बी और सी कंबाइन थे, ए अकेला था। ए क्योंकि ज्यादा ताकतवर था, उसने बी को लात मारी और खुद जाके रिएक्शन को क्या किया, कंप्लीट किया और बी को अकेला छोड़ दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपको रिएक्टिविटी सीरीज का काफी ध्यान रखना है ना। इसको आप तभी यूज कर पाओगे जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज आपको मालूम हो, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। उसको याद करने का एक तरीका है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। आलू जरा फीके
पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदार मीन्स के, नाथ मीन्स Na, का मीन्स Ca, माली मीन्स Mg, आलू मीन्स एल्यूमिनियम Al, जरा मीन्स Zn, जिंक, फीके मीन्स Fe, पकाता मीन्स Pb, है मीन्स हाइड्रोजन। इसके बाद चार और होते हैं, उनको याद रख लेना, Cu, Hg, Ag, Au। ठीक है, तो ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है। अब ये किस तरीके से काम करती है, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला लेस रिएक्टिव, यानी डाउन जाओगे तो आपकी आपकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। जब आप केदारनाथ मतलब के सबसे ज़्यादा, Na कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ए वाला जो एलिमेंट है वो Na होता, बी जो है वो Mg होता, सी जो है वो Al होता। ठीक है, तो हमें क्या मालूम है, Na Ca और Al से, Mg से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो Na क्या करता, इन दोनों में से किसी एक को लाद दे देता, उसको अलग करके खुद जाके रिएक्शन को कंप्लीट कर लेता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये नीचे मैंने लिख दी रिएक्टिविटी सीरीज। याद करने का तरीका, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, Na Ca Mg Al Zn Fe Pb Hg Pb H Cu Hg Ag Au। सबसे लास्ट में आता है आपका गोल्ड। याद रखना, गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव होता है ना, इसलिए आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि लाखों करोड़ों सालों का दबा हुआ सोना मिला। अगर भाई साहब, अगर लाखों करोड़ों सालों का तुम आयरन अगर जमीन में दबा दोगे तो गल के कब वो गायब हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा, है ना। रिएक्शंस होंगी उसमें। वही हम क्या देखते हैं, सोना वैसा का वैसे ही रखा रहता है, क्योंकि सोना क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें लास्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे एक्सचेंज होता है, आइंस का एक्सचेंज होता है, एटम्स का एक्सचेंज होता है, कि भाई तू मेरा ले ले, मुझे अपना दे दे, है ना। जैसे दोस्तों में होता है ना, एक्सचेंज होता है कि भाई तू मेरी शर्ट ले ले, मुझे अपना पैंट दे दे। कहीं घूमने फिरने आ रहे हैं, भाई तू अपनी शर्ट दे दे, तेरी शर्ट अच्छी लग रही है, उसने बोल दिया तेरे को, तू मेरे को पैंट दे दे अपना, मुझे तेरा पैंट अच्छा लग रहा है, तो तुम क्या करते हो, एक्सचेंज कर लेते हो। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। सपोज ये दो हैं, AB प्लस CD गिव्स, एक्सचेंज कर देते हैं, A के साथ C प्लस B के साथ D। देखो यहाँ पे ये सिर्फ मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक्सचेंज वैसे ही करना होगा कि किस एलिमेंट के साथ कौन सा कंपाउंड जाएगा। ऐसे ही नहीं कि किसी को ही मुंह उठा के एक्सचेंज कर दिया, है ना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जाम्पल नहीं दिया और डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो इसके एग्जाम्पल में बता देता हूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे Fe हमारा अकेला था, अब क्योंकि Fe ज़्यादा ताकतवर है, Fe हमारा घोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे जो रेस हो रही है वो किसकी हो रही है, घोड़े की और बहुत सारे आदमियों की। कौन जीतेगा, घोड़ा ज़्यादा ताकतवर है, सारे आदमियों में लाद देगा, खुद रिएक्शन जाके कंप्लीट करेगा। ये आपका घोड़ा है, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है। देख लो अब, नहीं तो आके यहाँ पे आ जाओ, Fe। ठीक है, Cu का है Fe, देखो ये Cu है आपका, Fe के बाद आ रहा है Cu, है ना, Fe के बाद आया है Cu। तो Fe ज़्यादा ताकतवर हुआ, ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो वो क्या करेगा, Cu को लात मारेगा और SO4 से साइड कर देगा, खुद SO4 के साथ कंबाइन होके Cu को अकेला कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना है ना, डिस्प्लेस, लात मारी डिस्प्लेस, लात मारी डिस्प्लेस, है ना, इस तरीके से याद रखना है इसको, डिस्प्लेस कर देना। एक एग्जांपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। देखो NaSO4 BaCl2 BaSO4 NaCl। अब ध्यान से देखो, SO4 के साथ कौन है, Na, Cl2 के साथ कौन है, Ba। ठीक है, अब ध्यान से देखो, SO4 के साथ Ba आ जाएगा, आ गया, और
Cl2 के साथ Na आ जाएगा, आ गया। तो क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। Ba कहाँ चला गया, Ba चला गया SO4 के साथ। Na कहाँ चला गया, Na चला गया Cl के साथ। तो इस तरीके से ये जो एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज ऑफ एटम्स, एक्सचेंज ऑफ आइंस, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई तू मेरा ले ले शर्ट, मुझे अपना पैंट दे दे, इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। तो ये था हमारा टाइप्स। देखो ये जनरल टाइप्स है ना रिएक्शंस के। बहुत रिएक्शंस होती हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो बेसिक जो 4 इक्वेशन रिएक्शंस जो हैं वो हमने पढ़ लिया। क्लियर है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से करिए, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।